नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। हमारी जो ये आज की क्लास है भाई वेरी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि DSSB और EMRS के अंतर्गत इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, यानी कि भाषा विज्ञान से काफ़ी सारे प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे DSSB हो, EMRS हो, या फिर अदर स्टेट में TGT PGT हो, या फिर NTA नेट को हो। नेट से याद आया कि नेट परीक्षा की डेट आ चुकी है। 6 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी। और जो आज की हमारी क्लास है भाषा विज्ञान से संबंधित, NTA नेट में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हम कर रहे हैं। और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के अंतर्गत हमने पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की उपबोलियाँ कर ली थी कि खड़ी बोली का विकास किस प्रकार से हुआ। इनसे जैसे खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनसे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने अधिक महत्व उन्हीं तथ्यों को दिया गया है जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं या परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये आपको बताती हुई चल रही हूँ कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और कौन से तथ्य हमें बार बार याद करते हुए चलना है, रिवाइज करते हुए चलना है। यानी कि बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम कर रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां हम कर रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है मैंने आपको बताई थी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये अलग अलग अपभ्रंश भाषाओं से निकलने वाली उपभाषाएं हैं और इनसे निकलने वाली ये इनकी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निकल कर आई हमारी खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निकली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनको हमने पिछली क्लासों में अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, एक एक को बिल्कुल डिटेल वाइज। जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है वो देख सकती है जाकर। आज हम करने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं से निकलने वाली उपबोलियों को। कौन कौन सी उपभाषाएं लेंगे आज हम? राजस्थानी, बिहारी और पश्चिमी हिंदी, इनको आज हम करेंगे। और इनके अंतर्गत निकलने वाली उपबोलियां यानी कि राजस्थानी से मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी। जयपुरी और ढूंढाड़ी एक है भाई, मेवाती और मालवी। बिहारी के अंतर्गत आएगी उपबोलियाँ भोजपुरी, मैथिली और मगही। और पहाड़ी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। इनको आज हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम कर लेते हैं राजस्थानी हिंदी को। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियाँ निकल कर आई? जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ये भी राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति शोरशैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। शोरशैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी भी निकल कर आई और राजस्थानी हिंदी भी, दोनों ही शोरशैनी अपभ्रंश से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी इनकी उपबोलियाँ है। किनकी उपबोलियाँ है? राजस्थानी हिंदी की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुरी या ढूंढाड़ी। इसके अंतर्गत कौन से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से तथ्य बनते हैं? मैं आपको एक बार फिर जोर देकर कहना चाहती हूँ कि आज की क्लास वेरी इम्पोर्टेंट है भाई, अति महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो हिंदी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे NTA नेट हो या फिर TGT PGT संबंधी हो। तो बिल्कुल एक एक तथ्य को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि पहले की तरह परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब बिल्कुल नॉलेज बेस्ड प्रश्न बनते हैं और ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नहीं है इस तथ्य से संबंधित। तो बिल्कुल एक एक चीज़ों को ध्यान से चलना है। और आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है। बढ़ते हैं जयपुरी या ढूंढाड़ी। यह राजस्थानी
राजस्थान के पूर्वी भाग की बोली है, ये पूछ लेंगे कौन से भाग की। ये ढूंढाड़ी और जयपुरी कौन से भाग की बोली है, पूर्वी या पश्चिमी? तो पूर्वी भाग की बोली है, ध्यान रखना है। इसका केंद्र जयपुर है और जयपुर का पूरा नाम ढूंढाड़ था, इसीलिए इसका नाम ढूंढाड़ी पड़ा। आया समझ? जयपुरी बोली का उद्भव शोरशैनी अपभ्रंश के उपनागर के रूप में हुआ। एक पॉइंट ये बनेगा हमारा, जयपुरी उपबोली का उद्भव शोरशैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ और जयपुर के शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढाड़ी या ढूंढानी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जयपुरी में, एक सेकेंड भाई, जयपुरी की मुख्य उपबोलियाँ हैं तोरावटी, काठड़ा और चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती। ये हाड़ौती सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में बोली जाती है। कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है ये बता दिया गया है। और ढूंढाड़ी के साहित्य रूप में ब्रजभाषा, गुजराती, मारवाड़ी का प्रभाव परिलक्षित होता है। ढूंढाड़ी में गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्यिक रचनाएं की गई हैं। ये एक पॉइंट ये बनेगा आपका। तो देख लेते हैं आगे। मेवाती के अंतर्गत देख लेते हैं। मेवाती जो राजस्थान के उत्तर पूर्व की बोली है, यह राजस्थान के उत्तर पूर्व की बोली है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। ये पूछ लेंगे कि जब जो राजस्थानी उपबोलियां हैं उनमें से किस उपबोली पर ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी मेवाती। मेवाती का नाम मेव जाति के इलाका मेवात के नाम पर पड़ा। मेवाती का क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर के आसपास का है और इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है और हरियाणवी का भी प्रभाव है। दोनों का प्रभाव है, ब्रज भाषा और हरियाणवी दोनों का इस पर प्रभाव है। इसकी एक मिश्रित उपबोली अहीरवाटी है, जिसको अहीरवाटी बोली हम कहते हैं। इसकी ये एक मिश्रित बोली है, किसकी? मेवाती की। गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। यह इन क्षेत्रों के अंतर्गत बोली जाती है। राजस्थान में यहाँ मेवो एक जाति निवास करती है। उस क्षेत्र को मेवात तथा वहाँ की बोली को मेवाती कहा गया है। उस क्षेत्र को तो मेवात कहा गया है और वहाँ की बोली को मेवाती कहा गया है। मेवो जाति के निवास के कारण ही राजस्थान के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। अलवर, भरतपुर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। चरणदास की शिष्या दयाबाई एवं सहजोबाई ने अधिकांश मेवाती में ही साहित्यिक रचनाएं की, प्राय इनमें साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। इसमें ये पूछ लिए जाते हैं कि दयाबाई व सहजाबाई के गुरु कौन है, तो हो गए चरणदास। या दयाबाई या सहजाबाई जो लेखिका हुई है वे किस काल से संबंधित रखती है, तो ये शगुन ज्ञानाश्री शाखा की, एक सेकेंड भाई, शगुन काव्य धारा से संबंधित रखती है। जो ये सहजोबाई कवित्री हुई है ये एक प्रसिद्ध लेखिका हुई है और इनकी जो तुलना है वो मीराबाई से की जाती है। जैसे कि मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की, उसी तरह सहजोबाई की भक्ति भी दिखाई गई है। उन्होंने अन्य काफ़ी पद लिखे हैं, कृष्ण के बाल रूप के वर्णन को उबारा है। तो बढ़ते हैं आगे। मालवी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा है मालवा कहा जाता है। ये किससे जुड़ा है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से। दक्षिण राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है और उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से कई शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा, जहाँ से बोली को मालवी कहते हैं, जहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। यह उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद इम्पोर्टेंट है भाई,
प्रतापगढ़, गुना नहीं है, ये पूना है शायद, नीमच, टोंक तथा आसपास के क्षेत्र में वृहत होती है। इसमें रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़ का पूर्वी क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों की बोली जाने वाली भाषा मालवी कहलाती है और मालवी में साहित्य का अभाव है। ये पूछ लेंगे किस में, इनमें से राजस्थानी जो उपबोलियाँ हैं इनमें किस उपबोली में साहित्य का अभाव रहा है, तो वो हो गया हमारा मालवी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मारवाड़ी। राजस्थान की नेक्स्ट उपबोली मारवाड़ी, अंतिम है ये राजस्थान की उपबोली के अंतर्गत। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी है। किस क्षेत्र की? मारवाड़ क्षेत्र की। मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा भी है। ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी राजस्थानी हिंदी की उपबोलियों के अंतर्गत मरु भाषा का नाम भी दिया गया है, या उसकी भाषा को मरु भाषा कहा गया है, या उनका प्राचीन नाम मरु भाषा है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल एक एक तथ्य को जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो, उन चीज़ों को तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सी किस क्षेत्र की बोली है, या किस भाग में बोली जाती है, या उनका प्राचीन नाम क्या है। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन बोलियों से संबंधित ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा कथन असत्य है, या इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस तरह प्रश्न पूछने लग गए आजकल। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूप अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर, जसमेल, जैसलमेर में भी बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है और मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियाँ हैं। ये पूछ लेंगे मारवाड़ी की कितनी उपबोलियाँ हैं, तो क्या हो जाएगा 14। साहित्यिक मारवाड़ी का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के भागों व शेखावटी क्षेत्र में मिलता है। ये जो साहित्यिक मारवाड़ी का जो शुद्ध रूप है ये शेखावटी क्षेत्र में मिलता है। और एक पहले हमने इससे पहले शेखावटी क्षेत्र से आपको ध्यान हो तो एक पॉइंट हो रहा था, कहाँ की बोली है ये शेखावटी क्षेत्र? ये शेखावटी क्षेत्र को कहाँ का है? ये जयपुर का शेखावटी क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। शुद्ध रूप से जोधपुर और उसके शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और कौन सी नहीं बोली जाती इस क्षेत्र के अंतर्गत? तो इसमें हमने देखा था, पहले पढ़ा था जब स्टार्टिंग में, तो ढूंढाड़ी या जयपुरी बोली नहीं बोली जाती। इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और अन्य क्षेत्रों में बोली जाती है। ये पॉइंट हमने पहले देखा था। तो जो चीज़ हम पहले पढ़ लेते हैं तो उसको फिर दोबारा से ये ध्यान रखना है कि हमने इस बारे में तथ्य कौन सा पढ़ा था। क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी, जब तक मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, जब तक ना NTA नेट क्लियर भी नहीं हुआ था मेरा, तब तक मैं ये सोचती थी इसमें भी यही बात बताई गई है, यही पॉइंट बताया गया, हमने पहले भी यही चीज़ें पढ़ी थी उसमें। फिर हम जैसे जैसे पढ़ते रहते हैं और फिर पीछे जाते हैं तो हमें अंतर का पता चलता है, हाँ इसमें ये तथ्य बताया गया है और उसमें ये बताया गया है। इसी तरह तैयारी होती है। एक दिन में या 2 दिन में किसी की भी तैयारी नहीं होती। जब मैं तैयारी करती थी मैं भी यही सोचती थी, पता नहीं 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, 15 दिन में तैयारी हो जाएगी, एग्ज़ाम के टाइम आएंगे तब पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई साल लग जाते हैं धीरे धीरे तैयारी करने में। लेकिन हम बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करें तो 5-6 महीने तो हमारे फिर भी लगते ही हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट करने में और फिर चीज़ों को रिवाइज़ करने में। तो किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है जो एक बार घुमा दी और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। समय लगता है लेकिन निरंतरता ही सफलता का प्रथम सीढ़ी है। और मैं तो ईमानदारी से मेहनत में ही विश्वास रखती हूँ। आप लोग देख लेना भाई किस तरह तैयारी करना चाहते हो, 15-20 दिन में तैयारी करना चाहते हो या निरंतर धीरे धीरे करके समय दे करके
हाँ, ये है कि अगर एग्ज़ाम का आपके पास समय कम है तो वही हमें समय बढ़ा लेना चाहिए अपनी तैयारी का। जैसे दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं तो हमें 10 घंटे कर देने चाहिए, वरना 6-7 घंटे की तो पढ़ाई हमें 5-6 महीने लगातार ही करनी पड़ती है, तब जा कर के हमें सफलता मिलती है। बढ़ते हैं आगे। मारवाड़ी के कारण तथा अपादान कारकों में सु, उ तथा संबंध कारक में मैं, माई आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और सर्वनामों में मैं के लिए महे, मह आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मारवाड़ी के अंतर्गत क्या, मैं के लिए कौन सा सर्वनाम, महे और मैं, और कारक में मैं को माई। बिहारी हिंदी, एक पॉइंट और रह गया हमारा। मीराबाई के पद कहीं मारवाड़ी और कहीं ब्रज भाषा में है, ये आपको पता ही है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन सी उपबोली आएंगे, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रमुख तथ्य रहेंगे। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकल कर आई, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया था। कौन सी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषाएँ निकली, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियों को बिहारी हिंदी की उपभाषा कहा है। क्या कहा है, किसने कहा है? बिहारी हिंदी की उपभाषा भोजपुरी, मगही और मैथिली को, तो आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। ये पूछ लेंगे कि इनमें से, जैसे कि बिहारी, मगही और मैथिली के बारे में आपको दो तीन तथ्य दे देंगे, और इनमें से जॉर्ज ग्रियर्सन के बजाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख देंगे कि उन्होंने बिहारी हिंदी को बिहारी हिंदी उपभाषा कहा है इन बोलियों को, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। इस तरह तथ्यों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। बिहारी हिंदी को 2 भागों में, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं पूर्वी भाग में कौन सी बोली है और पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी बोली आएगी। पूर्वी के अंतर्गत मैथिली और मगही आएगी, और पश्चिमी के अंतर्गत मात्र भोजपुरी आ जाएगी। ये तथ्य ध्यान रखना है बिल्कुल। भोजपुरी, सबसे पहले बात कर लेते हैं भोजपुरी की। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भोजपुरी उपबोली से कौन कौन से हमारे तथ्य बनते हैं, देख लेते हैं। उनका क्षेत्र वगैरह कहाँ है, कहाँ बोली जाती है। बिहार राज्य के आरा जिले में एक गांव भोजपुर के नाम पर इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। किस नाम से? भोजपुर गांव के नाम से पड़ा इसका भोजपुरी नाम। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया, और भोजपुरी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, फिजी, मॉरिशस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। पढ़ते हैं आगे। देश से बाहर भी बोली जाती है, जैसे नेपाल, फिजी, मॉरिशस। हिंदी की उपबोलियों में भोजपुरी का प्रथम स्थान है। जैसे हिंदी की जो बोलियां हैं, उपबोलियां नहीं भाई, बोलियां, हिंदी के जो बोलियां हैं, जितनी भी बोलियां उसमें सबसे ऊपर स्थान किस बोली का है? भोजपुरी का। बिहार राज्य का भोजपुर जनपद इस बोली का उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, मऊ आदि जिलों में तथा बिहार के बक्सर, भोजपुर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली आदि जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। ये इन क्षेत्रों के अंतर्गत भोजपुरी बोली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि सभी जो हिंदी की बोलियों हैं उनमें सबसे सर्वप्रथम स्थान किस बोली का है? तो वो हो जाएगा हमारा भोजपुरी बोली का। बढ़ते हैं आगे।
भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। संत कवि कबीर, धर्मदास, धरणीदास आदि पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव है। कबीर की भी भाषा के अंतर्गत तो काफ़ी सारी बोलियों का प्रभाव है, जैसे कि सदुकड़ी भाषा कही गई है, पंचमैली खिचड़ी कहा गया है। रामनाथ पांडे भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा साहित्यकार भोजपुरी का रहा है, या भोजपुरी साहित्यकार इनमें से कौन सा है। तो एक ही नाम है, ये याद रखना आपको बिल्कुल, रामनाथ पांडे। और जो एक है बिहारी ठाकुर ने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की। ये इनका नाटक है। विदेशिया नाम का लोक कवि और नाटककार रहे हैं ये भिखारी ठाकुर। इन्होंने 12 नाटकों की रचना की। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये पूछ लेंगे भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा लेखक, भिखारी ठाकुर। और ये 2 ही प्रमुख लेखक दिए गए हैं इसमें, इनका दोनों का नाम या रख लेंगे, या ये पूछ लेंगे कि इनमें से भोजपुरी साहित्यकार कौन रहे हैं, एक का नाम और दे देंगे। हमें ये याद रखना है कि ये 2 तो है ही, रामनाथ पांडे और भिखारी ठाकुर, ये इम्पोर्टेंट है। या ये कह देंगे कि इनमें से दोनों ही भोजपुरी साहित्यकार रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न बचते हैं। या फिर ये पूछ लेंगे भोजपुरी का शेक्सपियर कौन है। तो भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं ईक्रांत की में बोली जाती है, यानी ईक्रांत जिस शब्द के बाद में ई की ध्वनि से जो शब्द समाप्त हो वही होता है ईक्रांत, यानी कि बहिनी, आगी आदि। भोजपुरी में रै भाषा का लोप हो जाता है, जैसे लरिका का हो जाएगा लइका। और भोजपुरी में लोकगीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा रही है। जो समृद्ध रही है लोकगीतों की, वो कौन सी रही है, मौखिक परंपरा। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा मैथिली। मैथिली के अंतर्गत हम देख लेंगे मिथिला की बोली को मैथिली कहते हैं, और इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ। बिहारी हिंदी का मागधी अपभ्रंश से हुआ है, और इन्हीं की ये एक उपबोली है मैथिली। भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में मगध के उत्तर में मिथिला, और वहाँ की जो बोली है वो मैथिली कहलाई। और मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्र तथा नेपाल में बोली जाती है। दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, किशनगंज, जमशेदपुर, देवघर आदि क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। देखो भाई, एक तो दरभंगा, एक चंपारण भी आएगा, एक जिला और है चंपारण, वो भी इसके अंतर्गत आएगा मैथिली के अंतर्गत। और एक दरभंगा और एक पूर्णिया, ये 3 जो क्षेत्र बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। नेपाल के 8 जिलों में मैथिली बोली बोली जाती है। ये पूछ लेंगे नेपाल के कितने जिलों में मैथिली बोली जाती है, इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिनमें मैथिली बोली जाती है। जैसे नेपाल दे देंगे, चीन दे देंगे, और अन्य बाहर के जो फिजी, मॉरिशस, इस तरह के देश दे देंगे, उनमें से आ जाएगा हमारा आंसर नेपाल। बढ़ते हैं आगे। मैथिली भाषा एकमात्र वह बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है भाई, कौन सी ऐसी उपबोली है जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, या इनमें से कौन सी ऐसी उपबोली है जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो वो कौन सी आ जाएगी हमारी, नहीं किया गया में आ जाएगी हमारी अंग्रेजी को अभी तक शामिल नहीं किया गया। और मैथिली जो उपबोली है या है उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो अंग्रेजी हमारा आंसर होगा।
और ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है, इनमें से कौन सी भाषा को मैथिली इनमें से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वो हो जाएगी हमारी मैथिली। झारखंड राज्य में मैथिली को 22 भाषाओं को शामिल किया गया है भाई इसमें, और एक एक को मैं ये बता दूंगी कि पहले सबसे पहले 14 भाषाएं आई, फिर उसके बाद 3, फिर बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, और फिर 1 को शामिल किया गया पहले। तो कौन से अनुच्छेद में कितनी भाषाओं को, कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया, ये हम आगे तथ्यों को पढ़ेंगे तब बिल्कुल संवैधानिक जो स्थितियाँ पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में संवैधानिक विकास कौन सी अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया, आगे डिटेल वाइज एक क्लास चलेगी। आगे मैं सभी तथ्य करा दूंगी जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछने लायक है, उन सभी तथ्यों को हम करते हुए चलेंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें याद भी हो जाए। झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसको? मैथिली को किसकी दूसरी राजभाषा का दर्जा किस में दिया गया है? झारखंड में। विद्यापति, गोविंदास, चंदा झा आदि मैथिली की प्रमुख साहित्यकार है। ये जो साहित्यकार रहे हैं ये मैथिली भाषा के साहित्यकार रहे हैं। विद्यापति को तो मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना गया है। मैं विद्यापति को पढ़ेंगे तब विद्यापति की जो एक पदावली जो रचना है वो मैथिली भाषा में ही उन्होंने की और उसके कारण ही उन्हें अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये हम विद्यापति कवि को पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम सभी तथ्यों को करेंगे। नागार्जुन जो नागार्जुन कवि है वो यात्री नाम से प्रसिद्ध हुए, इसलिए यात्री लिख रखा है ब्रैकेट में। हिंदी के साथ साथ मैथिली के ही महानतम कवि है। ये जो नागार्जुन कवि है ये हिंदी के साथ साथ मैथिली भाषा के भी कवि रहे हैं और इन्हें मैथिली में लिखी गई रचना पत्र नगन गाछ, ये इनकी मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये रचना कई बार पूछी जाती है कि पत्रहीन नगन गाछ जो रचना है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है या किसकी है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा नागार्जुन की। और नागार्जुन को किस नाम से भी जाना गया है? यात्री नाम से भी जाना गया है। इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो हिंदी के साथ साथ मैथिली की भी रचनाएं लिखी है, तो ये हो जाएंगे नागार्जुन। या ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो मैथिली भाषा से संबंध नहीं रखता, तो वे विद्यापति, गोविंदास, नागार्जुन को देकर अन्य चौथा और अन्य कवि दे देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा वो। तो इन चारों कवियों को ध्यान रखना है, विद्यापति, गोविंदास, चंदा झा और नागार्जुन। ये किस भाषा से संबंध रखते हैं, किस हिंदी के साथ साथ किस और अन्य भाषा से भी रचनाएं की है, वो हो जाएगी हमारी मैथिली से। तो इस तरह किसी भी तरह अगर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लिया जाए तो आंसर आप दे सकते हो। अगर चीज़ें बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से तथ्यों को समझते हुए याद कर रहे हो तो। पढ़ते हैं आगे। बिहारी हिंदी की उपबोलियों में केवल मैथिली ही साहित्यिक दृष्टि से संपन्न है। जो मैथिली में ही अधिक साहित्य रचनाएं की गई, जैसे विद्यापति ने पदावली लिखी, नागार्जुन ने भी पत्र नगनहीन नाच जो रचना लिखी उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस तरह मैथिली में साहित्यिक दृष्टि से हम मैथिली को देखें तो ये एक संपन्न रही है, संपन्न बोली रही है। तो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। नाटक लिखने वालों में उमापति उपाध्याय, एकांकी में शंकरदेव, संत कवियों में साहिब रामदास, कृष्णदास कवियों में मनबोध झा और आधुनिक काल के साहित्यकारों में चंदा झा, तंत्रनाथ झा, हरिमोहन झा प्रसिद्ध हैं। जिसके पीछे झा लगा है तो वो आप देख लेना किस भाषा से संबंधित रचनाएं लिखी है। लगभग मैथिली भाषा से संबंधित रचना है। थोड़ा से एक दो जब हम कोई तथ्य पढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल चीज़ लगती है या कोई नई लगती है या एक जैसी कई चीज़ें आती है तो हम उसको ट्रिक से भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ट्रिक पे मैं विश्वास करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में मैं करती हूँ कि हाँ ट्रिक अगर हमें बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई दे रही है, मिल रही है, तो
हमें ट्रिक से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो परीक्षा में हम ट्रिक ही याद करते रह जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। मगही, अगली जो भाषा है मगही। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। किसका विकसित रूप है? मागधी का। मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा, परंतु आधुनिक मगही प्राचीन मगध वर्तमान पटना जिला तथा गया का आधा भाग तक ही सीमित नहीं है, यानी कि आगे तक भी सीमित है। ये जो मागधी क्षेत्र की जो भाषा है वो हो गई हमारी मगही। मगध की भाषा, मागधी का जो अर्थ बताया गया है उसमें मगध की भाषा, ये पूछा गया परीक्षा में भी। मगध, इनमें से मगही या मागधी का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा? मगध की भाषा। यह बोली बिहार राज्य की पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई और शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर तथा झारखंड राज्य के पलामू, हजारीबाग तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्र भूभाग में बोली जाती है। इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? मगही। मगही का परिनिष्ठ रूप गया जिले में वृहद होता है। बढ़ते हैं आगे। मगही में लोक साहित्य प्राप्त है, जिसमें गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत प्रसिद्ध है। ये पूछ लेंगे, गोपीचंद और लोरिक के गीत किस भाषा में या किस बोली में प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा हमारे मगही को। जैसे मैथिली भाषा के कवि पूछ लिए, ये मगही से संबंधित पूछ लिए। इस तरह में जो ये हमारे साहित्यकार आए हैं, जो रचनाकार आए हैं, जिस भी भाषा में उन्होंने अधिक रचनाएं लिखी है, जिसमें वे प्रसिद्ध हुए, उनके हमें थोड़े ये नाम ध्यान रखने हैं कि हाँ इस बोली से संबंधित है, ये कवि इससे संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अंतिम जो हम कर रहे हैं, राजस्थानी हिंदी को हमने कंप्लीट कर लिया, उसके अंतर्गत आने वाली उपबोलियों को। फिर हमने बिहारी हिंदी को कंप्लीट किया है, उसके अंतर्गत आने वाली उपबोलियों को। अब करेंगे हम पहाड़ी हिंदी से संबंधित खश अपभ्रंश। बस पहाड़ी हिंदी अधिक लंबी नहीं है, थोड़े बहुत ही पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, ये हो ही जाएगा हमारे आज की क्लास में। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित जो हमारे मुख्य तथ्य हैं, मुख्य जो ये भाषा है, ये हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेंगे आगे बढ़ते हुए भाषा विज्ञान को कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे काव्य शास्त्र से संबंधित टॉपिकों को, क्योंकि काव्य शास्त्र से संबंधित NTA नेट में भी पूछे जाते हैं और TGT PGT में भी आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा है। किसने कहा है पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी उपबोली निकल कर आई पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत? गढ़वाली। और किस अपभ्रंश से विकास हुआ पहाड़ी हिंदी का? खस अपभ्रंश से। कुमाऊं के पश्चिमी छोर में यमुना तक का भूभाग केदारखंड कहलाता है। यमुना तक के भूभाग को क्या कहलाता है? केदारखंड। और मध्यकाल में यहाँ पवार राजपूतों और पाल वंश के राजाओं का शासन था। 52 गढ़ों में बटे होने के कारण, गढ़ों में मतलब पहले गढ़ में बटे हुए थे क्षेत्र, उनको गढ़वाल कह लेते। छोटे छोटे भागों में जो बटे हुए थे वे उनके गढ़ होते थे और उनको ही गढ़वाल कहा गया। गढ़वाल की बोली गढ़वाली कहलाई और उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप माना जाता है। कौन सा आदर्श रूप माना जाता है गढ़वाल बोली का? टिहरी गढ़वाल को। यह बोली उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र की बोली के अंतर्गत आता है। टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी चमोली जिले में शामिल है। इस बोली पर पंजाब, ब्रजभाषा, राजस्थान तथा कुछ सीमा तक वैशाली का भी प्रभाव रहा है। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। इनमें एक मैथिली बोली में लोक साहित्य लिखा गया और एक गढ़वाली के अंतर्गत भी लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में
लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। नेपाली। नेपाली में देख लेते हैं हम क्या क्या है। यह बोली हिमाचल प्रदेश, शिमला, मंडी, चंपा, जौनसार, सिरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। इससे संबंधित अधिक नहीं है, सिर्फ यही पॉइंट पूछा जाता है नेपाली का संबंध में। इनमें से कौन सी उपबोली पहाड़ी हिंदी से संबंध रखती है या नहीं रखती। नेपाली उपबोली किस अपभ्रंश की उपबोली है या किस उपभाषा से निकलकर सामने आई, जैसे पहाड़ी हिंदी। इसी तरह प्रश्न बनेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कुमाऊनी। कुमाऊनी के अंतर्गत हम देख लेते हैं। कुमाऊनी का पूरा नाम कुर्माचल है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आएंगे वे नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत ज़िले शामिल हैं। यहाँ यह भाषा बोली जाती है और कुमाऊनी में 12 उपबोलियाँ हैं, जिसमें खश प्रमुख उपबोली है। बस जो खश है, खश अपभ्रंश से निकली, तो जो ये खश उपबोली का भी नाम है एक, तो वो कौन सी उपबोली से निकली, किसका प्रसिद्ध है, किसमें, कुमाऊनी में। इस तरह हमारे भाषा विज्ञान से संबंधित क्लास आज कंप्लीट हो जाती है। और आगे तथ्य और अन्य तथ्य भी हम करेंगे, और अन्य हिंदी भाषा का जो स्वरूप है और अलग से कौन कौन सी, जैसे हिंदी के बारे में हमने और अन्य तथ्य पढ़ लिए, उर्दू के संबंध में पढ़े, दक्षिणी हिंदी के संबंध में। इस तरह हम जो भी परीक्षा की दृष्टि से मुझे इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाई दिए या मतलब आगे होंगे, परीक्षा में आने की संभावना होगी, उन्हीं टॉपिकों को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।